नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर शिवहर से है, जहां 2 वाहनों में टक्कर हो गई है और इस हादसे में 7 लोग जख्मी हो गए हैं। 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं और 3 का इलाज एसकेएमसीएच में चल रहा है। मदनपुर के पास ये हादसा हुआ। जो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं शिवहर से, जहां पर देखिए ये भीषण सड़क हादसा जिसमें 2 वाहनों में टक्कर हो गई है। राकेश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए। राकेश, क्या अपडेट है, कैसे हुआ ये हादसा? जा रहे थे और सीधी टक्कर हुई है। दोनों आमने सामने की टक्कर हुई है। शिवहर के पिपरारी में यह हादसा हुआ है और कुल 7 लोग इस हादसे में गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, जिसमें 3 को एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर रेफर किया गया है, जबकि 3 जो अन्य लोग थे उन्हें सीतामढ़ी सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है और गाड़ी के परकच्चे उड़ गए हैं। बड़ी तादाद में लोग वहां पर अभी भी जमा है जहां पर यह हादसा हुआ है। तो काफी दुखद हादसा कहा जा सकता है। शादी समारोह में सभी शामिल होने के लिए जा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राकेश। बढ़ते आगे और इसी बीच पूर्णिया से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। कस्बा के लखना पंचायत में आग लग गई, जिसमें 17 घर जलकर राख हो गए। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि इस आग में लाखों की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। हालांकि अभी तक आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, जिसमें देखिए किसी का आशियाना इसमें जल गया। 17 घर इसमें जलकर राख हो गए हैं और आग की लपटों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या भयावह स्थिति उस वक्त वहां पर बनी होगी। कस्बा के लखना पंचायत की ये खबर है, जहां पर आग लगी और एक एक करते करते 17 घर इसमें जलकर राख हो गए। बताया जा रहा है कि लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है और फिलहाल वहां पर अभी जो कार्रवाई थी वो शुरू की गई। कस्बा के लखना पंचायत में जो आग लगी उसे काफी मशक्कत के बाद उस आग पर काबू पाया जा सका। और खबर बेगूसराय से है, जहां एक मुस्लिम युवक द्वारा हिंदू लड़की के अपहरण का मामला सामने आया है और इसकी शिकायत लड़की के परिजनों ने थाने में दर्ज कराई है। आरोप है कि मोहम्मद आमिर नाबालिग लड़की को शादी की नीयत से अपहरण करके ले गया है। दूसरी तरफ परिजनों का आरोप है कि 21 नवंबर को ही फुलवरिया पुलिस में शिकायत करने के बाद भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। छात्रा के परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी फुलवरिया स्थित कोचिंग संचालक मोहम्मद आमिर के यहां ट्यूशन पढ़ने जाया करती थी, लेकिन 21 नवंबर को जब उनकी बेटी वापस नहीं आई और उन्होंने खोजबीन शुरू की तो मोहम्मद आमिर के पिता ने कहा कि उनकी बेटी कोचिंग करने आई ही नहीं है। लेकिन जब पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई तब मोहम्मद आमिर के पिता ने कहा कि उनकी बेटी उनके बेटे के साथ फरार हो गई है। दूसरी ओर माता पिता दिल्ली की श्रद्धा कांड से पूरी तरह सशंकित हैं और आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि उनकी पुत्री के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। मेरी बेटी 4 साल से अमीर संघ के यहाँ पढ़ रहा था। उसके बाद पढ़ने जाती थी बेटी, आप निकली पढ़ने के लिए। कुछ बात ऐसे हुआ, वो कोचिंग निकला पढ़ने के लिए शाम में 4 बजे उसको डरा धमका के बाजार से किडनैप करके हटा लिया मेरी बेटी के। आज 5 दिन हुआ, कोई खबर नहीं है मेरी बेटी के। आखिर अपनी बेटा को लड़का ले गया, मेरी बेटी के पहले ले गया। अपनी बेटा पहले वो भगा चुका था और मेरी बेटी के बाद में ले गया। पूरा विश्वास है सर, हिंदू की बच्ची है, 35 टुकड़ा किया है, इधर समाचार में देखे हैं। उसी कारण से मेरी बेटी की ले गया फुसला के। मेरी बेटी आमिर सर्कल 4 साल से पढ़ती थी और वो जो है सो वही जो है 100% वही मेरा बेटी को किसी तरह बहलाए फुसलाए के डरा धमकाए को जो है से ले गया है। हमको बहुत डर है बेटे, हम हिंदू हैं, वो मुसलमान है। दिल्ली से खबर आ रहा है कि सर हिंदू बेटी को 35 टुकड़ा काट दिया जाता है। हमको इसीलिए बहुत डर लगता है कि और इस घटना के बाद पुलिस की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है और सवाल न्यूज़ 18 पूछता है कि आखिर शिकायत के बाद भी पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई कर रही। लड़की के अपहरण के बाद भी टालमटोल क्यों किया जा रहा है? क्या पुलिस किसी अनहोनी का इंतजार कर रही है? मोहम्मद आमिर की गिरफ्तारी कब तक होगी?
और पूरे देश में हथियारों की मंडी के नाम से प्रचलित मुंगेर में अब अवैध हथियारों की मंडी हाईटेक हो गई है। दरअसल अब अवैध हथियारों का मंडी सोशल मीडिया साइट से चल रहा है। यूट्यूब, फेसबुक के साथ साथ इंस्टाग्राम के जरिए हथियारों की ऑनलाइन बुकिंग की जाती है। ग्रुप में तरह तरह के हथियारों के फोटो और वीडियो डालकर उन्हें प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें यह भी लिखा जा रहा है कि लेना हो तो कॉन्टैक्ट करें, ताकि लोग उसे देखें और ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकें, जिसके बाद हथियारों की ऑफलाइन डिलीवरी की जाती है। और इस बात का खुलासा दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने किया था। हालांकि अभी तक इस ग्रुप का संचालन कहां से हो रहा है और कौन कर रहा है, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। इस मामले में आर्म्स एक्सपर्ट अवधेश कुमार से बात की संवाददाता अरुण शर्मा ने। जो पिस्टल है AK-47 जो यहाँ पे काफ़ी बहुत चर्चित हुआ हो, या कई अन्य प्रकार के वेपन्स है, उनको सप्लाई देते हैं। हमने भी उस ग्रुप को खंगाला, यूट्यूब पे उस चीज़ को हमने भी सर्च किया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है इस ग्रुप में जो है आज़ाद ग्रुप मुंगेर लिखा हुआ है। और जो पिस्टल है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पिस्टल की कई फोटो बनी है, साथ में ये भी लिखा है लेना हो तो कॉन्टैक्ट। तो ऐसे कई पिस्टल के हैं, कई न्यूज हैं, कई वेपन्स के उन्होंने फोटो डाल रखे हैं। आप देख सकते हैं कि पिस्टल चलाते हुए भी कई वीडियो डाला गया है, ताकि लोग यहाँ से इसको देख के, इसको पसंद करके वो ले ऑर्डर करे तथा यहाँ से जो है वो सप्लाई करे। हालांकि इस बात को हम भी नहीं कहते हैं कि ये जो साइट है ये मुंगेर से ही बिलोंग करता, हो सकता है किन्हीं अन्य जिला या किन्हीं अन्य स्टेट से इसको हैंडल किया जाता होगा, लेकिन जो खुलासा हुआ वो काफ़ी ताज्जुब वाला है। इसी विषय पे आज जो आर्म्स एक्सपर्ट हैं जिले के, जिनका अपना एक यूट्यूब चैनल है जहां लोगों को हथियार के विषय में बताते हैं, जो लीगल वेपन्स है उसके विषय में बताते हैं, हम उन्हीं से जानेंगे क्या ये पॉसिबल है मुंगेर का हथियार का मंडी में कैसा बदलाव है। तो सबसे पहले तो स्वागत है अवधेश जी आपका। शुक्रिया। क्या लगता है कि कुछ बदलाव आया है? देखिए, तस्कर डाल पुलिस पात, तो ये तस्कर जो है सो ये हाईटेक काम किया है। इसके पहले इंटरनेशनली ये होता था। आपका ये कहना कि ये मुंगेर का ग्रुप है या मुंगेर के बाहर का, तो इसमें हम सहमत हैं। मुंगेर के आदमी को बहुत ज़्यादा समझदारी इस तरह का नहीं है। हो सकता है बाहर का ग्रुप हो, बाहर से ऑपरेट करता हो, और मुंगेर में तो हथियार की तस्करी होती है, उसको ऑर्डर यहाँ करता हो और ये यहाँ से डिलीवरी मिलता हो। इस विषय पे हमने जिला के पुलिस कप्तान से भी बात की, तो उन्होंने कहा कि ये मामला अभी उन तक नहीं आया, लेकिन ये मामला जो है बिल्कुल गंभीर है और जांच का विषय है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा ये जो साइट है, ये जो यूट्यूब का लिंक है या फेसबुक का लिंक है या इंस्टा का लिंक है, ये कहाँ से चलाया जाता है, ताकि इस बात का जो पता लगा के इस पे जो है सघन से सघन या बहुत ही हार्ड जो है वो कार्रवाई किया जाए। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। और दानापुर के फुलवारी शरीफ में एक शादी चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां दूल्हा दुल्हन को हेलीकॉप्टर से विदाई कराने पहुंचा। दरअसल परसा के रहने वाले डॉक्टर प्रभात कुमार के पिता का सपना था कि वे अपने बेटे के लिए बहू लाने हेलीकॉप्टर से जाएंगे, लेकिन बेटे की शादी के पहले ही उनका देहांत हो गया। हेलीकॉप्टर से बहू की विदाई कराकर गाँव में लाने को अपने पिता के सपने को बेटे ने पूरा किया है। प्रभात कुमार की शादी फुलवारी शरीफ के मित्र मंडल कॉलोनी के रहने वाले श्याम बिहारी की बेटी कुमारी निशी से हुई है। हेलीकॉप्टर से अपने ससुराल आया हूँ, अपने मतलब यहाँ शादी करने के लिए। क्या सूझी कि हेलीकॉप्टर से ही बारात ले जाए? ऐसा है कि मेरे पिताजी का एक सपना था कि आप लोग शादी करें तो हेलीकॉप्टर से जाए, और उसके बाद क्या है कि मेरे पिताजी डेथ कर गए। लड़की क्या करती हैं? लड़की पढ़ी लिखी है और एजुकेटेड लड़की है। मेरी माँ को, पिताजी का तो सपना अधूरा रह गया, लेकिन अपनी माँ को बैठा कर लाया हूँ, मेरा सपना पूरा हो गया। तो हेलीकॉप्टर से बारात, और ये बाराती है और ये हेलीकॉप्टर से आए हैं। आप देख सकते हैं परसा बाजार क्षेत्र से। यहाँ ये डॉक्टर हैं, पेशे से डॉक्टर हैं। क्या नाम है? डॉक्टर प्रभात कुमार। क्या हेलीकॉप्टर से
कि कहाँ आए हैं? हेलीकॉप्टर से अपने ससुराल आया हूँ, अपने मतलब यहाँ शादी करने के लिए। शादी करने के लिए क्या सूझी कि हेलीकॉप्टर से ही बारात ले देखिए जाए? ऐसा है कि मेरे पिताजी का एक सपना था कि आप लोग शादी करें तो हेलीकॉप्टर से जाए, और उसके बाद क्या है कि मेरे पिताजी डेथ कर गए। लड़की क्या करती हैं? लड़की पढ़ी लिखी है और एजुकेटेड लड़की है, ग्रेजुएशन है। एजुकेटेड लड़की है। तो कैसा लगा एक जो है अलग जो है और अपनी माँ बाराती रहा? को सुनिए सर, अपनी माँ को, पिताजी का तो सपना अधूरा रह गया, लेकिन अपनी माँ को बैठा कर लाया हूँ, मेरा सपना पूरा हो गया। कैसा लग रहा है? हेलीकॉप्टर पे बारात आई हैं, जी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मैंने अपना पति जी को फर्ज पूरा किए, पति जी का फर्ज पूरा किए। क्या नाम है आपका? उर्मिला देवी। कहाँ से आए हैं? परसा बाजार से। मेरे पिताजी का नाम रामनंदन सिंह यादव। परसा बाजार से जी आए हाँ हैं। जी। और यहाँ कहाँ आए हैं, किनके यहाँ? यहाँ आए हैं श्याम बिहारी बाबू के यहाँ। श्याम बिहारी बाबू की बच्ची से मेरी शादी हो गई है, करोड़ी चक। क्या नाम हुआ? डॉक्टर प्रभात कुमार। तो डॉक्टर प्रभात कुमार जो अपने जो है पिता का सपना पूरा कर लिए और यहाँ बारात लेकर के आए हैं और अपने पिता का सपना पूरा किए हैं। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और लालू प्रसाद अपने किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सिंगापुर पहुंच चुके हैं। लालू यादव के साथ राबड़ी देवी, मीसा भारती और एमएलसी सुनील सिंह सिंगापुर गए हैं। जानकारी के मुताबिक लालू यादव की टेस्ट शुरू की जाएगी, जिसमें लगभग 35 टेस्ट होंगे। टेस्ट रिपोर्ट सही आने पर लालू प्रसाद यादव को अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा, जहां किडनी ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया शुरू होगी। मामले में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रवि एस नारायण। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव सिंगापुर पहुंच गए हैं और उनके साथ राबड़ी देवी और मीसा भारती भी सिंगापुर साथ में गई हैं और एमएलसी सुनील सिंह जो हैं वो पहले से सिंगापुर में हैं। आपको बता दूं कि लालू प्रसाद यादव जो हैं वो अपनी बेटी रोहिणी आचार्य के आवास पर ही पूरे इलाज के लिए रुकेंगे और जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक वहां पहुंचने के बाद लालू प्रसाद यादव का जो चेकअप है वो आज से शुरू किया जाएगा और जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक लगभग 35 टेस्ट जो हैं वो लालू प्रसाद यादव के किए जाएंगे। तमाम जो टेस्ट अगर पॉजिटिव आते हैं तो उसके बाद जो रोहिणी आचार्य हैं जो किडनी डोनेट कर रही हैं अपने पिता के लिए, उनका भी टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद रोहिणी आचार्य को भी जो है वो अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। माना जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव को भर्ती करने के बाद अगले 10 दिनों के अंदर जो टेस्ट अगर पॉजिटिव आते हैं तो उन्हें किडनी का जो है वो ट्रांसप्लांट किया जाएगा। उसके बाद लगभग 15 से 20 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना होगा और लगभग 1 महीने के स्वास्थ्य लाभ के बाद वो वापस फिर दिल्ली आ पाएंगे। अब देखने वाली बात है कि जैसे जैसे शुरुआत होती है, जांच होती है, उसके बाद आगे प्रक्रियाएं कैसे बढ़ती हैं, लेकिन जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक आज से उनका जो टेस्ट है वो शुरू किया जाएगा और लगभग 35 टेस्ट के बाद जो जानकारियां जो पॉजिटिव अगर आती हैं तो उसके बाद ट्रांसप्लांट की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। हजारीबाग में बिहार सरकार के बस से कोयले की तस्करी हो रही है। चौंकिए मत, ये बात बिल्कुल सही है। हजारीबाग में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बस से कोयले की अवैध ढुलाई का वीडियो वायरल हो रहा है। यहां दिन के उजाले में बस से कोयले की तस्करी की जा रही है। वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, जिस तस्वीर को देखकर आप समझ पाएंगे। और ये देखिए तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसमें आप देख सकते हैं कि बरही चौक होते हुए जा रही बस की छत पर बोरे लदे हुए हैं और ये बस झारखंड बॉर्डर पार कर बिहार जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन बोरों में कोयला लदा है और उसे अवैध रूप से बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बस पर लादकर बिहार में पहुंचाया जा रहा है। लोगों ने पूरे मामले की जांच की मांग की है। अगर सच में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बस ये कोयले की तस्करी हो रही है तो ये मामला बेहद गंभीर है। इसमें झारखंड को एक तरफ राजस्व की हानि हो रही है तो वहीं परिवहन के साथ ही पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। और सवाल यही जो न्यूज़ 18 पूछता है कि सरकारी बस से कोयले की तस्करी कैसे की जा रही है। ये सबसे बड़ा सवाल कि क्या अब सरकारी बस को इस्तेमाल किया जाएगा। उससे देखिए कोयले की तस्करी हो रही है। कोयले की बुकिंग के आरोपी पर कार्रवाई कब होगी,
ये सवाल पूछता है न्यूज 18। और क्या तस्करी में शामिल है बिहार का परिवहन विभाग, क्योंकि उसी की बस पर लादकर कोयले की तस्करी हो रही है। बढ़ते हैं आगे और खबर सिवान से। सिवान शहर में जाम नहीं लगे, लोगों को जाम से निजात मिले, जिसको लेकर ट्रैफिक इंस्पेक्टर शाहजहां खां खुद जीप चलाते हुए लाउडस्पीकर से लोगों को जागरूक कर रहे हैं और ट्रैफिक नियम बता रहे हैं। वाहन सड़क पार करने के लिए और पार्क नहीं करना चाहिए, सड़क के किनारे बाइक नहीं लगाने और हेलमेट पहनने की लोगों से अपील की जा रही है। साथ ही साथ जो ट्रैफिक नियम का पालन नहीं कर रहा है उसको चालान काटकर दंडित भी किया जा रहा है। उनकी ये पहल सिवान में चर्चा का विषय बना हुआ है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर से बात की संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने। सिवान शहर के लोग रोजाना जाम की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में सिवान में जाम नहीं लगे, लोग ट्रैफिक नियम का पालन करें। खुद आप देख सकते हैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर अपने वाहन से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, साथ ही साथ ट्रैफिक नियम का पालन करने का आग्रह कर रहे हैं। उसके बाद अगर लोग नहीं मान रहे हैं तो फाइन काट रहे हैं। आप देख सकते हैं खुद माइक के द्वारा ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं ताकि सिवान में जाम की समस्या न हो। हम जानने की कोशिश करेंगे खुद इन्हीं से। आप ट्रैफिक किस लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं, क्या है? हम लोग पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में एक आह्वान हम लोग चला रहे हैं, जागरूक करने के लिए कि लोग ट्रैफिक का नियम का पालन करें और हेलमेट हर हाल में लगाकर चलें ताकि शहर को जाम से मुक्त कराया जाए। गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल में प्रबंधन के लापरवाही की एक और तस्वीर सामने आई। यहां इमरजेंसी वार्ड में आग बुझाने के लिए लगाए गए फायर सेफ्टी यंत्र महीनों पहले एक्सपायर हो चुके हैं। सोचिए, इस अस्पताल में यदि आग लगती है तो काबू कैसे पाया जाएगा। अस्पताल प्रशासन में साथ साथ अग्निशमन विभाग की भी जिम्मेदारी है कि समय समय पर इसकी जांच की जाए। सदर अस्पताल से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार। मॉडल सदर अस्पताल में प्रबंधन की लापरवाही मरीजों की जान पर कभी भी भारी पड़ सकती है, क्योंकि अस्पताल परिसर में और मरीजों के वार्ड में लगाए गए आग बुझाने वाले यंत्र एक्सपायर हो चुके हैं। देखिए, ये फायर सेफ्टी के यंत्र हैं और एक्सपायरी डेट इसका है 21/5/2022, यानी कि 21 मई 2022 में ये यंत्र एक्सपायर हो चुका है। और ठीक बगल में जो है कब इसे लगाया गया था, रिफिलिंग किया गया था, तो रिफिल डेट है 21/5/2021, यानी कि 1 साल बाद यह एक्सपायर हो चुका था। और मई महीने में एक्सपायर होने के बाद भी इस यंत्र को अस्पताल में मरीजों के वार्ड में लगाया गया है और उस वार्ड में लगाया गया है जहां पर इस वक्त मरीज भर्ती हैं। ऐसे में जब आग लगेगी या फिर शॉर्ट सर्किट से कोई हादसा होगा तो आग पर नियंत्रण पाना बेहद मुश्किल साबित हो सकता है। और यहाँ कुछ मरीज भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या हो गया फायर सेफ्टी यंत्र में? सर, वो 6 महीने पहले ही एक्सपायर हो गया है। अगर आग कहीं लगेगा, अगर उसको हम लोग यूज करेंगे तो खराब हो, आग बुझ नहीं पाएगा। वैसे हम लोग पब्लिक है, चाहे हम लोग अगर सामने लग जाएगा तो बहुत हानिकारक होगा, खतरा भी हो सकता है। ऐसे में जो मरीज हैं वो भी परेशान है, चूँकि ये इस यंत्र को लगाया गया है आग पर काबू पाने के लिए, लेकिन एक्सपायर हो चुका है। ऐसे में जब आग लगेगी तो आग पर काबू तत्काल पाना मुश्किल साबित हो सकता है। इस पूरे मामले में जब हमने अस्पताल के प्रबंधक और अस्पताल प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनसे बात करने की कोशिश की तो अधिकारियों ने अपना पल्ला झाड़ते हुए साफ तौर पर इनकार कर दिया और ये कहा गया कि अब इस यंत्र को जल्द ही रिफिलिंग करा लिया जाएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल कि इस तरह की लापरवाही अस्पताल प्रबंधन की ओर से क्यों की जाती है। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। झारखंड में हुए मनरेगा घोटाले की गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही है। फिलहाल ये मामला ईडी के पास है, पर घोटाला उजागर करने वाले याचिकाकर्ता ने कोर्ट से सीबीआई जांच की गुहार लगाई है। झारखंड हाईकोर्ट मनरेगा घोटाले की सुनवाई कर रहा है तो ईडी जैसी जांच एजेंसी घोटाले की तह तक जाने की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन इस घोटाले को सामने लाने वाले याचिकाकर्ता अरुण दुबे सीबीआई जांच चाहते हैं। आखिर क्यों? इसकी वजह है घोटाले में शामिल बड़े चेहरे और चतरा से खूंटी तक फैले इसके तार। दरअसल इस मामले की मुख्य आरोपी और सस्पेंडेड आईएएस
पूजा सिंघल के डीसी रहते चतरा और खूंटी में साल 2007 से 2010 के बीच ये घोटाला हुआ था। मामला उछला तो राज्य सरकार ने जांच की कमान एसीबी को थमा दी, पर एसीबी पर सवाल उठे तो जांच का जिम्मा ईडी के पास आ गया। मैं है सो कोर्ट से सारे पेपर को उपलब्ध कराने के बाद हाई कोर्ट 2019 के लगभग 20 के करीब में मैं PIL किया और मैं रिक्वेस्ट किया हूँ हाई कोर्ट से कि इसको CBI के लिए जांच के लिए दिया जाए। झारखंड हाईकोर्ट में जो दस्तावेज सौंपे गए हैं उसके अनुसार खूंटी के तत्कालीन कनीय अभियंता राम विनोद सिन्हा ने ईडी के सामने तत्कालीन डीसी को 5% कट मनी देने की बात स्वीकार की थी। इसके बाद उन्हें तो बर्खास्त कर दिया गया, पर जांच अधिकारियों ने IAS पूजा सिंघल को क्लीन चिट दे दी। इसके बाद जनहित याचिका के जरिए 4 करोड़ 68 लाख का मनरेगा घोटाला झारखंड हाई कोर्ट पहुंचा तो पूरे प्रदेश में उथल पुथल मच गई। मेरा यह कहना था कि नीचे स्तर के लोग फंस जाते हैं और ऊपर के पदाधिकारी निकल जाते हैं। इसी को आधार बनाकर मैंने हाई कोर्ट को सारा PIL किया, जिस पर आज तक है सो सच्चाई मिली। मनरेगा घोटाला रोजाना नए मोड़ ले रहा है और एक के बाद एक अफसर सवालों के घेरे में आने लगे हैं, पर कई बड़ी मछलियां अब भी गिरफ्त से बाहर हैं। मनरेगा घोटाले के तालाब से छोटी मछलियां तो फंस गई हैं, लेकिन बड़ी मछलियां अब भी बाहर है। सवाल यह है कि जिस कनीय अभियंता राम विनोद सिन्हा के खिलाफ जो शुरुआती कार्रवाई हुई थी वह अब IAS अधिकारी पूजा सिंघल तक पहुंच गई है, लेकिन शुरुआती दिनों में जिन्होंने पूजा सिंघल को क्लीन चिट दी थी वो चेहरे अभी पर्दे से बाहर हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। Headlines presented